मैं तो दाद दूंगा उनकी इस हिम्मत की कि उन्होंने पार्लियामेंट के प्रांगण में भी और खुल के मीडिया को भी इस तरह का बयान दिया और खामनेई की जो शहादत हुई है उसको उन्होंने सरेआम सराहा है। ऐसे मुश्किल दौर में जहां देश के प्रधानमंत्री बोलने से कतरा रहे हों, जहां देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री बोलने से कतरा रहे हों, वहां एक सामान्य सांसद इस तरह का बयान दे तो मुझे लगता है कि ये हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ाई लड़ना है किसी को तो भारतीय जनता पार्टी के पैंतरे पे ही काम करना होगा, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पे ही काम करना होगा। शायद ये सोच के चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अपना डंका बजाना चाहते हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल बाराबंकी की रैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। जी हाँ, और जमकर खamenei साहब की उन्होंने तारीफ की। मंच से उन्होंने कहा कि खamenei साहब ने शहादत को मंजूर किया लेकिन डरना और समझौता करना नहीं सीखा। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है। अब वो चंद्रशेखर के इस बयान के मायने क्या है और इसका आगामी यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर हम करेंगे बात। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। सर, जिस तरह से अयतुल्लाह खamenei की मौत हुई और उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में जहां भी शिया मुसलमान हैं, शिया सुन्नी, तमाम लोगों ने जो है खamenei की मौत पर अमेरिका, इजराइल का पुतला फूका, जमकर विरोध हुआ। भारत में भी आपने देखा कि तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में शिया सुन्नी समुदाय के लोगों ने जमकर इसका प्रोटेस्ट किया। उस बीच कल बाराबंकी में चंद्रशेखर की एक रैली होती है और उस रैली में आपने देखा सुना कि चंद्रशेखर ने खुले तौर पर बिना डरे जिस तरीके से खamenei की मौत पर विपक्ष बोलने से कतरा रहा था, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर ने खुलकर बात की और खamenei की जमकर तारीफ की। कहा कि उन्होंने शहादत को मंजूर किया लेकिन डरना और समझौता करना नहीं सीखा। तो उनके बयान से क्या माना जाए कि वो शिया और सुन्नी मुसलमानों को अपने पाले में करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें अब्दुल जी दो बातें हैं। एक तो वो जिस लोकसभा से चुन के आते हैं वहां बहुतायत में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं जी। और सियासत कर रहे हैं, वो सियासी हैं, सियासी लोग हैं, तो सियासत भी जरूरी है। लेकिन सियासत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सियासत तो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरी पार्टी के भी हैं। लेकिन मैं तो दाद दूंगा उनकी इस हिम्मत की कि उन्होंने पार्लियामेंट के प्रांगण में भी और खुल के मीडिया को भी इस तरह का बयान दिया और खामनेई की जो शहादत हुई है उसको उन्होंने सरेआम सराहा है और कहा है कि वो बहादुर के साथ लड़े हैं। और उन्होंने इस बात पे भी गर्व जताया है कि भाई उनका रिश्ता जो है उत्तर प्रदेश से, बाराबंकी से रहा है और वो वहां पहुंचने की भी घोषणा उन्होंने की थी और वो कल बाकायदा पहुंचे भी। तो देखिए, राजनीति हो रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे मुश्किल दौर में जहां देश के प्रधानमंत्री बोलने से कतरा रहे हों, जहां देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री बोलने से कतरा रहे हों, वहां एक सामान्य सांसद इस तरह का बयान दे तो मुझे लगता है कि ये हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह, राजनीति तो अब करते ही हैं। मुझे इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ चंद महीनों के बाद चुनाव है तो वो भी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को साधा जाए। इसमें कोई मुझे बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी अगर पसबंदा को लेके मुसलमानों को साधने का काम कर सकती है तो चंद्रशेखर अगर साध ले रहे हैं इस तरह के बयान देके तो इसमें कौन सी बुराई है। वो तो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति तो करेंगे ही। लेकिन इस मौके पे इस तरह की चीजों का कहना और इस मुद्दे को उठाना, मैं मानता हूं ये बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। हालांकि मैं दूसरी बात साथ साथ ये भी कहता हूं कि कहीं ना कहीं वो राजनीति कर जरूर रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं। और क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आज जो सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश में 9 साल से एक सत्ताधारी दल है, केंद्र में उनकी 13 साल से सरकार है, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या आज वो उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या आसाम में अपने विकास कार्यों पे, अपनी सरकार की जो विकास उन्होंने किए हैं उस पर वोट मांग रहे हैं क्या? वो भी तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप अगर आसाम के सीएम की बात करें
तो वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा उनको एक वीडियो आया, वो एक निशाना लगा रहे हैं और उसमें एक जो है मुस्लिम समाज की एक छवि पे वो गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जताता है कि इलेक्शन वो किस बेस पे कराना चाहते हैं। 10 साल हो गए आपको एक राज्य में, 10 साल में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है और घूम फिर के आप जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप घुसपैठियों की बात करते हैं। तो इस तरह से तमाम राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ाई लड़ना है किसी को, तो भारतीय जनता पार्टी के पैंतरे पे ही काम करना होगा, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पे ही काम करना होगा। शायद ये सोच के चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अपना डंका बजाना चाहते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कितने लार्ज स्केल पे लड़ेंगे, अभी तो ये चर्चाएं हैं, लेकिन जितनी मुझे खबर है कि वो उत्तर प्रदेश की हर सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी भी वो कर रहे हैं। इसी का दूसरा एक पक्ष है, क्या मायावती जी क्या कर रही हैं? क्या मायावती जी हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं, जो बड़ी दावेदार और झंडा बरदार मुस्लिम समाज की और पिछड़े समाज की बनती हैं? तो क्या वो कहीं है पिछले समाज की और मुस्लिम समाज की कोई आवाज उठा रही है क्या? क्या उसको राजनीति करते हुए दिख रहे हैं क्या? अगर चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं तो मायावती भी राजनीति कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? लेकिन वो करती हुई दिख नहीं रही। राहुल गांधी भीमराव अंबेडकर को भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग करते हैं, तो उसके बाद तुरंत मायावती भी आ जाती है कि कांग्रेस ने तो नहीं दिया और आप दे दीजिए। तो भाई मांग भी तो राहुल गांधी कर रहा है, कांग्रेस का है, और नहीं दिया वो एक अलग बात है। उसके लिए तो आपने कभी मांग उठाई नहीं। हमें तो देखा नहीं कि आप सड़क पर मांग उठा रहे हो या पार्लियामेंट में मायावती जी लगी हो कि भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत रत्न देना चाहिए। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की चीजें हमें दिखाई देंगी। लेकिन दोनों चीजों का पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी ऐसे नेता के बारे में इस तरह से बोलना ये बड़ी हिम्मत का काम है। जी सर, राजनीति की बात आप कर रहे हैं कि वो राजनीति हो सकता है वो कर रहे हो, तमाम लोग कर रहे हैं। तो राजनीति तो विपक्ष भी कर सकता था इस मामले पे। आपने देखा कि चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा की तो हम बात ही खैर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सपा ने तो बहुत ही लेट में ट्वीट किया अखिलेश यादव ने खamenei की मौत को लेकर, और उनकी जब मौत हुई तो जब काफी देर तक उनका ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, तो तमाम जो शिया सुन्नी मुसलमान हैं वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। तो राजनीति तो विपक्ष भी कर सकता था। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो उससे जो नाराज थे वो खिसक कर इनकी तरफ आ सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को देखेंगे, वो कई मुद्दों पे घिरे हुए नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह का एक माहौल बनाती है, इस तरह से घेरने का काम करती है। तो अखिलेश यादव को लगा कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुस्लिम परस्त कह के ये एक प्रचार कर सकती है और उसका नुकसान उनको आने वाले चुनाव में हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए वो उन्होंने बैकफुट पे वो पहुंच गए और उन्होंने जिक्र नहीं किया, और बाद में जब बाकी जगहों से भी इस तरह की चीज आई तो उन्होंने भी एक ट्वीट करके खाली फॉर्मेलिटी कर दी। उन्होंने कभी भी मुखर होकर इस तरह की चीजों को नहीं बोला। दूसरी बात आप देखेंगे कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, इलेक्शन में काम करने की, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित दिखते हैं। तभी उन्होंने, आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने भी एक मंदिर बनाने की घोषणा अपने क्षेत्र में की है। तो अगर इस तरह की चीजें नहीं होती तो वो मंदिर बनाने की घोषणा नहीं करते। अगर वो मंदिर बनाने की घोषणा करेंगे तो मुस्लिम वोटर उनसे थोड़ा नाराज हो सकता है और वो कहीं दूसरा रास्ता तलाश सकता है। तो आज राजनीति इसी तरह की हो गई है, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। तो उनकी मजबूरी है, विपक्ष की मजबूरी है इस मुद्दे के तरफ जाना और हिंदू को पटाना। अगर अखिलेश यादव ये चीज करते हैं, खाली वो मुस्लिम परस्त रह जाते हैं, तो हिंदू वोट उनसे छिटक सकता है। तो इस नाते वो इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उसी का दूसरा उदाहरण अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने भी मंदिर बनाने की घोषणा की। उन्होंने भी कहा कलकत्ता में देश का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। तो ये मंदिर बनाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? हालांकि मैं इस मुद्दे को अलग मानता हूँ। तो सबसे बड़ा मंदिर तो मोदी जी ने अयोध्या में बनाया था, वहीं से साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो गई लोकसभा के चुनाव में, इस बार विधानसभा भी हो जाएगा। तो कई बार मंदिर उल्टे भी पड़ जाते हैं।
मंदिर मस्जिद का मामला अब मुझे लग रहा है कि जनता समझ चुकी है, अब इसमें इतना दम बचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बड़ा मामला है नहीं। अगर हम आकलन करें उत्तर प्रदेश का पिछले 9 साल का, तो मुझे जी। याद नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा शिक्षण संस्थान, कोई बड़ा स्वास्थ्य संस्थान बना हो। अब मैंने 2 बड़े हॉस्पिटल बनते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में देखे हैं। एक में राष्ट्रपति को बुलाया गया था उद्घाटन करने के लिए, और एक अभी चंद रोज पहले योगी जी ने किया है। दोनों निजी अस्पताल हैं। एक कपिल देव का है जो फेमस क्रिकेटर है, और एक कोई साउथ के बड़े व्यापारी हैं उनका है जो नोएडा में हुआ था। तो आप क्या करें, आप स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो निजी हाथों में देना चाहते हैं ताकि जनता की लुटाई हो सके। और दूसरा वही आप काम शिक्षण संस्थानों में कर रहे हैं। स्कूलों में के बंद होने की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कई हजार स्कूल बंद हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूलों की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो स्कूल निजी हाथों में जा रहे हैं। तो आप शिक्षा भी निजी हाथों में दे रहे हैं। तीसरी चीज जो आप गौ माता की बात करते हैं, आप ही के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गौ हत्या हो रही है, गौ कटान हो रहा है, गौ कशी हो रही है। तो ये कहाँ से चीजें हो रही है? आपके तमाम विधायक, आपके तमाम नेता, आपके तमाम कार्यकर्ता और शंकराचार्य जी भी इस मुद्दे को लेकर लखनऊ तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर वो इस तरह की राजनीति नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश में उसको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी चीजें कर रही है, और विपक्ष भी बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे पर फंसेगी तभी विपक्ष दूसरे मुद्दों पर वोट ले सकता है। हालांकि यहाँ जिस प्रकार से आपने अखिलेश की बात की है, अखिलेश भी जिस तरह से उनको मुखर होकर उतरना चाहिए, चीजों पे मुद्दों को उठाना चाहिए, अखिलेश यादव भी उस चीज पर खड़े उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खाली ट्वीट कर देना, खाली कहीं मीडिया को बाइट दे देना, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, इससे काम चलेगा नहीं। उनको मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए आज सिलेंडर का मामला कितना बड़ा मामला है, उस पर कम से कम समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरे। और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में जिस प्रकार से नोएडा जैसी जगह में आज किल्लत हो गई है, और विपक्ष चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा है, पूरा कुश्ती खाली मीडिया में और ट्विटर पे लड़ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा भला जनता का होगा मुझे लगता नहीं। जी। लेकिन सर कल जिस तरह से चंद्रशेखर ने एक बात और कही आगामी यूपी चुनाव को लेकर और गठबंधन को लेकर कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए अगर बीजेपी को हटाना है तो। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो कद है चंद्रशेखर का, चाहे यूपी आप ले लीजिए, चाहे यूपी के बाहर ले लीजिए, लगातार जो उनका कद है वो बढ़ता जा रहा है। कल बाराबंकी की रैली में हजारों लाखों लोग शामिल हुए, उससे लगा कि माहौल अब बदल रहा है। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर के बढ़ते कद को देखते हुए विपक्ष को ये फैसला करना चाहिए कि अब इनको भी साथ में लेकर आए, ताकि जो दलित मुस्लिम युवा इनके साथ में जा रहा है वो साथ में आ जाए विपक्ष के? देखिए कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जो सियासी दल हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, और चाहे नेशनल दल में कांग्रेस की आप बात करें, हाँ। तो वो चाहते हैं कि क्यों एक नई ताकत, क्यों एक नया प्रतिद्वंदी हम खड़ा करें, बढ़ाएं उसको, और उसको हम क्यों सींचें। और अगर हम उसको अपने साथ लेकर बढ़ाएंगे तो कल को हमारे लिए ही वो नुकसानदायक सिद्ध होगा। क्योंकि मायावती को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही पहले बनाया था, और बाद में वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनी। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो चंद्रशेखर को बढ़ाना नहीं चाहेगी। चंद्रशेखर दूसरे तरीके से बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार से वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनको एक प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट में मिला हुआ है, और वो उससे रिकॉग्नाइज होते हैं, और वो कहीं भी जाते हैं एक सांसद के तौर पर रैली भी करते हैं, हाउस में रोज नए नए मुद्दे उठाते हैं, कहीं किसी दलित के साथ कोई अत्याचार होता है वहां तत्काल पहुंच जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पीछे नजर आती है। बहुजन समाज पार्टी की तमाम मजबूरियां हैं, तमाम दुश्वारियां हैं, वो सब जानते हैं कि मायावती जी क्यों नहीं बोल रही, उसके तमाम कारण सबको पता है। चंद्रशेखर के सामने ऐसी मजबूरी नहीं है। चंद्रशेखर मुखर होकर पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं और बाहर भी बोल रहे हैं। उसका फायदा होते हुए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी समाज का कोई भी युवा हो, कोई भी लोग हो, वो ये चाहते हैं कि हमारा नेता मुखर रहे और मुखर होकर बोले और हमारी समस्याओं को उठाए। अब दलितों की जितनी समस्याएं हों, मुझे तो लगता नहीं है कि पिछले 5 साल में, 10 साल में मायावती जी ने मुखर होकर कोई समस्या उठाई हो। लगातार दलित लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं,
लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कभी उनको परेशान किया जाता। आपने देखा, अभी हम वीडियो कहीं देख रहे थे कि एक बुजुर्ग दलित व्यक्ति को उससे उठक बैठक करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। इस तरह के मामलों पे मायावती का बयान तक ना देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, कहीं ना कहीं उनके समाज के लोगों को झकझोर रहा है और वो मजबूर हो रहे हैं चंद्रशेखर के साथ जाने के लिए। दूसरा, मायावती जैसे निष्क्रिय है पिछले 10-15 साल से, उससे धीरे धीरे जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, जो पिछले 10 साल में तैयार हुई है, पिछले 5 साल में तैयार हुई है, वो मायावती जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रही है। हालांकि अगर देखें, एक अधिकार मायावती जी का दलितों पे था। जो पुराने दलितों समाज के लोग हैं, वो आज भी मायावती को बड़ी आस्था की नजर से देखते हैं और वो मानते हैं कि मायावती जी फिर एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। लेकिन जो युवा है उसको कहीं ना कहीं इतने ना उसके अंदर पेशेंस है और ना उसको इस तरह की चीजें दिखाई देती, तो इसलिए वो युवा चंद्रशेखर की तरफ अग्रसर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक सर, लेकिन जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच में पार्लियामेंट में, आपने देखा जिस तरीके से बेनीवाल, ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ दिखाई दिए, उनके एक सुर दिखाई दिए एक साथ में, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि बीच में कई बार इसका जिक्र भी हुआ कि ओवैसी चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं, तो क्या यूपी चुनाव में आप इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये एक एक सांसद की, एक एक दो दो विधायकों की पार्टी है। ओवैसी साहब अकेले सांसद हैं और उनके अलग अलग राज्यों में चंद विधायक हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के साथ मिलकर चुनाव अगर लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे हो सकते हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में बहुत अच्छा काम चंद्रशेखर ने किया था और बहुजन समाज पार्टी से भी ज्यादा सीटें चंद्रशेखर को राजस्थान में मिली थी और वहां पे उनका सहयोग किया था हनुमान बेनीवाल ने। वो भी कद्दावर नेता है राजस्थान के और वो भी अकेली पार्टी, अकेले सांसद के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। और अगर वो उत्तर प्रदेश में उनके साथ आते हैं और मंच शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि एक नई धारा तो उत्तर प्रदेश में आ सकती है। और कहीं ना कहीं जो एक तीसरे मोर्चे के लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, समाजवादी को पसंद नहीं करते हैं, तो उनको ऑप्शन के तौर पे एक तीसरा, एक ऐसा खेमा मिल जाएगा जो इन दोनों दलों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि चर्चा तो ये भी है, कानाफूसी तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से चंद्रशेखर को बढ़ा रही है ताकि वो समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सके। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, कहां तक इस तरह के मामले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे आज ये कहा जा सकता है कि ओवैसी के साथ चंद्रशेखर समझौता कर सकते हैं और भी किसी पार्टी के साथ कर सकते हैं अगर कोई उनके साथ आती है। लेकिन हमारी जितनी बात उनके साथ हुई है, उनका कहना ये है कि आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उनका किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो चुनाव के दौरान ही पता लग पाएगा। अभी तो काफी समय है उत्तर प्रदेश में, तो लेकिन तैयारी उनकी पूरी है, ये उनका कहना है। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो केपी सर को भी आप सुन रहे थे। अब चंद्रशेखर के इस बयान पर आगामी यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से मुखर होकर खुलकर वो खamenei की मौत को लेकर बोले और जिस तरीके से दलितों के, मुसलमानों के मुद्दे वो लगातार सड़कों पर उतर कर उठा रहे हैं, ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं है जो इस तरीके की बातें करता हो और जनता के लिए, खासकर दलित, मुसलमानों और पिछड़ों के लिए के मुद्दों को उठाता हो सड़कों पर उतरकर। लेकिन चंद्रशेखर लगातार ये काम करते जा रहे हैं, तो उनके इस कदम से, इस रणनीति से आने वाले यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना। विद रिपोर्ट PM।